हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं और चैप्टर वाइज कितने कितने नंबर का आएगा, और साथ ही साथ एक एक चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप पढ़ करके 90+ रिजल्ट ले आ सकते हैं, 90% से अधिक नंबर अभी से पढ़ करके आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, इसलिए पूरा कंप्लीट देख करके ही जाइएगा और साथ ही साथ इसको नोट कर लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, तो पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहले देखते हैं प्रश्नों के प्रकार, किस प्रकार के यानी कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न आते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन सा? बहुविकल्पीय आता है। और कितने प्रश्न रहते हैं बहुविकल्पीय? 6 प्रश्न रहते हैं। बहुविकल्पीय कितने प्रश्न? 6 प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का। और अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होता है, अति लघुत्तरीय जो है ये भी आपका आता है 6 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 6 प्रश्न। अति लघुत्तरीय ये भी 1 नंबर का है आपका, ठीक। और ये लघुत्तरीय जो है ये 4 प्रश्न आएंगे। लघुत्तरीय में 2 टाइप का है, देख पा रहे हैं, लघुत्तरीय में 2 टाइप का है। एक तो जो है 4 प्रश्न आएंगे और एक टाइप का 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो जो 4 प्रश्न आएंगे वो प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, ठीक है। और जो 10 प्रश्न आएगा वो होगा 3-3 नंबर के। 3-3 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे, 1 नंबर वाले 6 प्रश्न आएंगे और 1 नंबर का ये जो बहुविकल्पीय है ये भी 6 प्रश्न रहेगा, ठीक। अब टोटल अंक समझ लेते हैं। देखिए ये 6 नंबर आपका बहुविकल्पी से हो गया और अति लघुत्तरीय से 6 नंबर, 6-6 12 हो गया। और 4 नंबर वाले लघुत्तरीय से 8 नंबर, तो 12, 8, 20 यहाँ तक हो गया आपका। ये 20 नंबर यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद जो 10 प्रश्न होंगे 3-3 नंबर वाले, ये दे देंगे आपको 30 नंबर। तो टोटल 30, 20, 50। और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये तो आता ही है 5 नंबर का, है ना। ये कितने प्रश्न होंगे? 4। खंड का से 2 विस्तृत उत्तरीय जो कि कितना नंबर? 10 नंबर देगा। और खंड खा से विस्तृत उत्तरीय 2 प्रश्न ये आपको 10 नंबर देगा, ठीक है। तो टोटल ये 20 ये हो गया। तो ये देखिए 20, 30, 20, 50, 20 कितना? 70। तो यहाँ से आपको पूरा खंड का और खा मिला करके 70 नंबर मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं खंड का, ठीक है। खंड का में आपको किस प्रश्नावली से कितने अंक मिलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी से 8 नंबर, विद्युत धारा से 7 नंबर। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, कूलाम का नियम, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये सब चीज़ें अभी हम बताते हैं क्या आपको पढ़ना है। और विद्युत धारा 7 नंबर देगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा 8 नंबर का ये आएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगें ये 4 नंबर। तो टोटल मिला करके खंड का से ये आपका हो गया कितना? ये टोटल मिला करके ये 35 नंबर। खंड का से ये 35 नंबर इस चैप्टर वाइज इस प्रकार से मिलेगा आपको। अब देखते हैं एक एक चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलिए यहीं समझ लेते हैं खंड खा से भी कितना आएगा, किस चैप्टर से कितना अंक मिलेगा, है ना। टोटल 35 नंबर का उससे भी मिलेगा। तो किस चैप्टर से कितना मिलेगा ये भी देख लेते हैं। फिर विद्युत स्थिर वैद्युतिकी का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या आता है बार बार, वो देखेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज एक एक करके। तो चलिए खंड खा पहले समझ लेते हैं। अब तो खंड खा में ये प्रकाशिकी से आएगा आपका 8 नंबर। कितने नंबर का? 8 नंबर का। और द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति ये आएगा आपका 7 नंबर का, ये 7 नंबर का। और परमाणु तथा नाभिक से रिलेटेड ये आता है आपका 8 नंबर का। और फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ ये जो है 8 नंबर, ठीक है। तो देखिए भाग 2 जो है यानी खंड खा से नंबर लेना बहुत ही आसान है भाई। प्रकाशिकी यही थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, ये 8 नंबर वाले में। और बाकी
द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये 7 नंबर के लिए, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही आसानी से नंबर मिलेगा इसमें। परमाणु और नाभिक ये 8 नंबर का, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ ये भी 8 नंबर का है, ठीक। तो इस प्रकार से ये टोटल आपका ये भी हो गया 35 नंबर का। अब देखते हैं खंड का पहला चैप्टर, खंड का पहला चैप्टर जिसमें आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें जिससे आपको आसानी से स्पष्ट दिखाई दे, ठीक। ये लीजिए, ये ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले आप कूलाम का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में इसका सदिश रूप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कूलाम का नियम और इसका सदिश रूप, ठीक। और फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सबसे पहले क्या देखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसमें हमने क्रम से इस प्रकार से लिखा है कि क्रम से यदि आप पढ़ते जाएंगे तो सब चीज़ें एकदम स्टेप वाइज याद होती जाएंगी, है ना। पहले देखिए, यदि मकान बनाना होता है तो नीचे जो है नींव बड़ी बनाए रखी जाती है ना। तो नींव यदि मजबूत रहेगी तो ऊपर मकान आपका अच्छा ही होगा। तो इसी प्रकार से नींव बनाते हुए क्रम से स्टेप वाइज हम लोग सारे इम्पोर्टेंट पढ़ते चले जाएंगे तो सब कुछ तैयार होता जाएगा। ये आप जो है इसको क्रम से नोट करते चलिए, है ना, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा और पढ़ने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहीं देख लेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, ठीक। फिर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। फिर वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, किसको? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य आपको याद करना है, ये डेरिवेशन, ठीक। तो ये देखिए 3 निगमन यहाँ से हो गया। कौन सा? ये कूलाम का नियम, सदिश रूप। दूसरा डेरिवेशन, वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। दूसरा, वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तीसरा डेरिवेशन। और चौथा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये 4 डेरिवेशन यहाँ तक ये अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। तैयार करा देंगे हम क्रम से, ठीक। अगला चौथा क्या है? गॉस का नियम। तो गॉस का नियम भी पूछता है। ये जो है फाई बराबर क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट ना, कुल वैद्युत फ्लक्स उपस्थित आवेश का 1/4 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये गॉस का नियम ना, और ये डेरिवेशन कैसे ये आया, ठीक। और अगला, अनंत लंबाई के चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी गॉस के नियम से ही आपको आना चाहिए, इसका डेरिवेशन, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद विभव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। विभव ज्ञात करना है, अक्षीय और निरक्षीय क्या क्या समझिए ध्यान से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना, कब? एक बार अक्षीय स्थिति में, एक बार निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव निकालना है और फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या बोलते हैं, विभव ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार अक्षीय स्थिति में, एक बार निरक्षीय स्थिति में, ठीक। फिर आगे देखिए, अगला आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। क्या? वैद्युत ऊर्जा किन्हीं 2 आवेशों को समीप ला करके निकाय की रचना करने में किया गया कार्य क्या होता है? वही वैद्युत ऊर्जा होती है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपको वही कार्य के बराबर हो जाएगी, तो कार्य निकाल लेंगे तो स्थिति ऊर्जा आ जाएगी, ठीक। ये डेरिवेशन। फिर इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और फिर संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर जो आपका है ये 8 नंबर का, तो इसमें आपको इतना पढ़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और ये जो है, या फिर यदि नोट किए हैं आप तो सबसे बढ़िया है ना। कॉपी पेन लिख लीजिए और एक एक डेरिवेशन अच्छे से इसको तैयार कर डालिए, ठीक है। पहला चैप्टर में ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। ये दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर क्या? विद्युत धारा। और विद्युत धारा में इतना यदि आपने पढ़ लिया, काम हो गया दूसरे चैप्टर का, यानी 7 नंबर का ये काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा।
क्या पढ़ना है? विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको जो है हम जब पढ़ाएंगे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन से लेकर के विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती तार में, अनुगमन वेग उसमें क्या होता है, फिर दोनों में संबंध क्या है, ये चीज़ क्रम से बताते चलेंगे, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, किरचॉफ का नियम। तो जितने भी सेट बनते हैं सब में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जरूर आता है, ये नियम तो आता ही है। नियम यदि नहीं दिया तो न्यूमेरिकल तो 100% इसमें आता ही है। इसलिए ये जान लीजिए पेपर आउट क्वेश्चन है, पहले से पता है कि ये आएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अगला ओम के नियम। ओम का नियम डायरेक्ट इसमें नहीं पूछता, ओम के नियम की सीमाएं पूछ सकता है। ओमीय परिपथ क्या होता है और अनओमीय परिपथ क्या होता है। ठीक है, ओमीय और अनओमीय परिपथ के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें ग्राफ कैसे होगा, ये परिपथ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम जो है अज्ञात तार वाले प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से संयोजन करते हैं, कैसे ये संतुलन की अवस्था में आता है। ठीक है, तो जब संतुलन की अवस्था में आता है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये विद्युत धारा में ये 7 नंबर के लिए आपको इतना पढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा चैप्टर, जो कि है विद्युत चुम्बकीय, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपका आएगा 8 नंबर का। और इस 8 नंबर के लिए आपको पढ़ना क्या है? बायो सेवर्ट का नियम। अब बायो सेवर्ट का नियम जब हम बताएंगे तो वहाँ से पहले तो बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम बताएंगे। तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, ये चीज़ें जो है बायो सेवर्ट के नियम से ही पता चलती हैं कि धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। और बाएं दाएं हाथ के नियम की सहायता से दिशा पता चलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो ये पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जब बायो सेवर्ट का नियम तैयार हो गया तो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल भी आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल की सहायता से जो मानक एम्पियर की परिभाषा होती है, क्या? मानक एम्पियर की जो परिभाषा है वो यहीं से निकलती, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली, धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें आयताकार कुंडली को जब निलंबित कर दिया जाता है या लटका दिया जाता है, और लटकाने के बाद उस कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म के कारण वो कुंडली घूमने लगती है, और जब घूमने लगती है तो उसका बलयुग्म आघूर्ण निकाला जाता है। कितना आता है ना, टाउ बराबर क्या मिलता है, mv साइन थीटा। ठीक, इसका डेरिवेशन यहाँ से आपको करना है। और फिर धारा मापी का एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरण फिर देख लेंगे। तो धारा मापी क्या होता है ये समझेंगे, धारा मापी क्या होता है ये समझेंगे। अगर समय रहा तो चल कुंडली धारा मापी भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो धारा मापी का एमीटर के रूप में और वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरण, ये तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी को किस प्रकार से जोड़ते हैं, कब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और कैसे रूपांतरित करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में इतना ये हो गया आपका। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में देखेंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इसका जो है आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 8वें चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है। ठीक, और फिर ये तीसरे चैप्टर में ये जो 8 नंबर का है इतना पढ़ना था। अब चौथा चैप्टर जो कि 8 नंबर का है, इसमें आपको ये पूरा पढ़ना है। ये लगा दिए,
चलिए, तो इसको कैसे कैसे क्या पढ़ना है भाई, देखिए पहले पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम, ठीक, और फिर लेंज का नियम। तो देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो एक चीज़ पढ़ेंगे दूसरा उसमें स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऐड करेंगे, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम आ जाएगा, और फिर इसी नियम से लेंज का नियम भी निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो क्रम से ये चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। फिर इसके बाद स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक पढ़ना, क्या पढ़ना है, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, ठीक। और ये स्वप्रेरण गुणांक समतल कुंडली के कारण कितना, समतल कुंडली के कितना होगा, और धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण कितना होगा ये भी पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ क्या पढ़ेंगे, स्वप्रेरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वप्रेरण गुणांक इसका मात्रक जो है 1 हेनरी होता है, हेनरी, ठीक है, 1 हेनरी ये क्या होता है, बहुत बार पूछता है, ठीक। और अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में भी उसी प्रकार से हम क्रम से पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड ये 3 प्रश्न यदि आपने तैयार किया तो ये पूरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका तैयार हो गया। फिर इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा में पहले हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, ठीक, और ये कैसे बदलता है, तो जब बदलता है तो फिर कैसे बदलता है, कब एक चक्कर पूरा होता है, आवर्तकाल क्या होता है, कला क्या होती है, विद्युत धारा का शिखर मान क्या होता है, ठीक, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये पूछा जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, ठीक, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, इसका डेरिवेशन, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा का देखिए वर्ग करके माध्य लेकर के वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आएगा। अभी बताते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वीडियो में हम केवल इतना बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, ठीक। और तीसरा प्रश्न, प्रत्यावर्ती परिपथ में जब केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, ठीक है, जब केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो धारा और वोल्टेज में कौन आगे होता है, किस प्रकार से होता है ये चीज़, और जब केवल संधारित्र जुड़ा हो तब कौन वो आगे होता है, कौन पीछे होता है, और जब केवल कुंडली जुड़ी होती है तब कौन कितना होता है, और इसमें प्रतिरोध कितना कार्य करता है, परिणामी प्रतिरोध कितना कार्य करता है। जब प्रतिरोध जुड़ा होगा तो मान लो प्रतिरोध होगा ही, जब संधारित्र जुड़ा होता है प्रत्यावर्ती परिपथ में तब जो है क्या बोलते हैं इसको, प्रेरण प्रतिघात, क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात और प्रतिबाधाएं, ठीक है, जब दो चीज़ें जुड़ी होंगी, चाहे प्रतिरोध और संधारित्र या फिर संधारित्र और कुंडली या फिर तीनों जुड़े होते हैं तो क्या होता है, जो प्रतिरोध का कार्य करता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये कैसे होता है ये चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ से। फिर इसके बाद देखिए प्रतिरोध मतलब समझिए ये आर, संधारित्र मतलब सीधारिता का संधारित्र और यल प्रेरकत्व वाली कुंडली, ठीक है, आर प्रतिरोध वाला तार, सीधारिता का संधारित्र, यल प्रेरकत्व वाली कुंडली प्रत्यावर्ती परिपथ से जब जुड़े होंगे तो कौन आगे कौन पीछे होता है, ये तीनों चीज़ें पहले हम समझ लेंगे, ठीक है, तीनों परिपथ में ये दोनों चीज़ें समझ लेंगे। कौन सी चीज़ें कि धारा और वोल्टेज में कौन आगे होता है। अब इसी की सहायता से एलसीआर परिपथ में हम देखेंगे कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, फिर इसकी सहायता से हम परिणामी धारा वोल्टेज से कितना आगे होती है, उनके बीच का कलांतर कितना होता है ये पढ़ना है, ठीक है, कलांतर पढ़ना है। और एलसी परिपथ में भी ठीक उसी प्रकार से इन दोनों परिपथों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अनुनाद की स्थिति, ठीक, अनुनाद की स्थिति इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर बार आता है भाई, ये हर बार आता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका किरचॉफ का नियम ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीआर परिपथ और सीआर परिपथ हो गया। एलसी परिपथ, ये दो ही परिपथ हैं हमारे सिलेबस में, केवल दो परिपथ हैं, इन दोनों को आपने पूरा तैयार कर लिया तो काम हो गया आपका, ठीक। फिर आगे पढ़ना है ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र परिणमन अनुपात। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, उसका चित्र बनाना है और परिणमन अनुपात कितना होता है ना, फेरों की संख्या और किसमें कैसे होता है ये देखना है, ठीक। इतना ये तो आपका हो गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड, ये आपका 8 नंबर का, इतना आपको पढ़ना है,
ठीक, चलिए ये चौथा हो गया, चौथा प्रश्नावली। देखिए 4 प्रश्नावली इसकी हो गई ना। अब इसके बाद देखते हैं खंड खा। खंड का पूरा काम हो गया। खंड का में आपका ये 4 चैप्टर, खंड का ये 5 चैप्टर है ना इसमें, तो क्या छूट रहा है? ये विद्युत धारा वाला ये हो गया, और ये चौथा, फिर एक ये 5वां चैप्टर भी इसमें है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कुछ नहीं ज़्यादा है, इसमें आपको पढ़ना विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं, इनके गुण और स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के क्या है गुण, स्पेक्ट्रम, ये वाला पूरा वीडियो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का बनेगा। तो 15 मिनट यदि आपने इस वीडियो के लिए आपने दे दिया मुझे, तो ये पूरा चैप्टर आपका सीधा दिमाग में होगा और कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक, तो ये जो है 4 नंबर, तो ये तो जान लीजिए एकदम बिल्कुल फ्री का नंबर मिल रहा है। ये 4 नंबर आपका ये बिल्कुल फ्री का मिल रहा है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक, चलिए, तो ये जो है खंड का काम हो गया। अब खंड खा से देखते हैं, जो कि पहला चैप्टर प्रकाशिकी आपका है। तो प्रकाशिकी में इतनी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो प्रकाशिकी में ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। कौन सा पृष्ठ? अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ। ठीक है, अवतल उत्तल दोनों पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। और फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसको लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, ये लेंस मेकर सूत्र ये वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 लेंसों को संयुक्त में रखा जाता है ना, F1 फोकस दूरी वाला, F2 फोकस दूरी वाला, इन दोनों की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाती है, किस प्रकार से डेरिवेशन होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये डेरिवेशन आपको तैयार होना चाहिए और तैयार होगा भी। ठीक, चलिए अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आपको तैयार रखना है। फिर प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र और अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण में संबंध। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण क्या, डेल एम, और प्रिज्म कोण ए के बीच का संबंध आपको निकालना है ना, जो कि क्या होता है, n = साइन डेल एम प्लस a/2 और नीचे साइन a/2, ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। समझिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी के लिए आपको केवल और केवल नामांकित चित्र और क्रियाविधि समझनी है। ठीक है, आवर्धन क्षमता के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, तो न्यूमेरिकल के लिए केवल फार्मूला आपको याद करा दिया जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक, और ये जो है अच्छे से ये तैयार रखना आपको। क्या अच्छे से तैयार रखना है? सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी दोनों के नामांकित चित्र और क्रियाविधि, ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत तथा इसकी सहायता से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो हम जो है जब बताएंगे तो दोनों बताते चलेंगे। दोनों डेरिवेशन एक ही टाइप का है। यदि एक आपने समझ लिया, दूसरा वाला भी बहुत ही आसानी से वैसे समझ में आ जाएगा, है ना। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले ये बताएंगे हम, और फिर इसके बाद इसकी सहायता से परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं व्यतिकरण क्या है और यंग के प्रयोग। ठीक है, व्यतिकरण संबंधित यंग का प्रयोग भी आपको पता होना चाहिए। व्यतिकरण क्या होता है, इसकी सहायता से दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात करना है। तो ये जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने तैयार कर लिया तो व्यतिकरण संबंधित पूरी थ्योरी भी आपकी यहाँ से तैयार हो जाएगी। अब अगला प्रश्न, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग तैयार करना है। फिर
विवर्तन क्या है? पतली झिर्री के प्रयोग से किरण आरेख बनाकर उच्चिष्ट और निम्निष्ट को दर्शाना है ना। किरण आरेख बना करके ये उच्चिष्ट और ये उच्चिष्ट निम्निष्ट ये क्रम से दिखा देना है। ठीक, कौन कब उच्चिष्ट होता है, गौड़ उच्चिष्ट कैसे कैसे। ठीक, तो ये जो है आपका हो गया प्रकाशिकी से रिलेटेड ये 13 नंबर के लिए। इतना यदि आपने पढ़ लिया, इतना यदि आपने 13 नंबर के लिए पढ़ लिया तो पूरा आपका ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब दूसरी प्रश्नावली हम समझते हैं। देखिए पहली प्रश्नावली के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना था, बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी के लिए बहुत ही कम है। ठीक है, तो इन जो खंड खा आपका है, जो खंड खा आपका है, इसके लिए पढ़ने के लिए जो है उतना ज़्यादा एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से यहाँ से नंबर मिलेगा। तो देखिए दूसरा प्रश्नावली आपका द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति, द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको समझिए ध्यान से। पहले तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, और फिर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम। ठीक है, तो उत्सर्जन के नियम, ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन मतलब धातु की सतह पर जब फोटान पड़ता है क्या कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है ना, इसके लिए क्या ज़रूरी है, ये चीज़ें 4-5 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। और इन पॉइंटों को यदि समझ लेंगे तो ये जो है इसकी सहायता से ये अच्छा, ये एक चीज़ और कार्यफलन है ना, धातु का कार्यफलन जो है उसी के आधार पर ये जो है विद्युत समीकरण हम निकालेंगे। ठीक, बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो ये 6 नंबर और ये परमाणु नाभिक का ये 8 नंबर और फिर ये तीसरा वाला आपका ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 नंबर। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसानी से ये सारे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, और फिर उत्सर्जन का नियम, फिर डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र, डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र निकालना है, तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र निकालना है। और फिर तीसरा चैप्टर परमाणु तथा नाभिक समझिए, इसमें पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या और कमियां। ठीक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या और उसकी कमियां, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, लाइमन बामर पाश्चन बैकेट फुंड, ये क्या है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां होती हैं, कैसे होती हैं, किस कोष से किस कोष में इलेक्ट्रॉन आता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हम ट्रिक वाइज जो है आपको याद करा देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है हर बार। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ न कुछ जरूर ही आता है। ठीक, फिर आगे पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, फिर बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ठीक, ये हो गया। अब इसका जो है ये चौथा और अंतिम चैप्टर। ठीक, चौथा और ये अंतिम चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना क्या है ध्यान से समझिए। ये पीएन संधि डायोड का अग्रभनित क्रम, देखिए ये 8 नंबर, अरे बाप रे वाह वाह वाह, ये 8 नंबर कितना आसान है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब ये वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे, इस चैप्टर के बारे में जिस वीडियो में हम पढ़ाएंगे वो आपका एक ही वीडियो होगा जो 8 नंबर देगा और गारंटी के साथ 8 नंबर आपको मिलेगा। और इसी से, और पढ़ना भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही पढ़ना, क्या पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, और इनके जुड़ने से, देखिए 2 अर्धचालक जुड़े इसलिए डायोड कहते हैं। और ये अग्रभिन्नत क्रम में किस प्रकार जुड़ते हैं और पश्चाभिन्नत क्रम में किस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक, कब धारा अधिक प्राप्त होती, कब कम प्राप्त होती, कब प्राप्त होती, कब नहीं होती, ऐसी चीज़ें हैं। और इसमें ग्राफ कैसे बनता है, बस इतना ये तैयार कर लीजिए, ये काम हो गया। फिर इसके बाद पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे जोड़ने पर ये अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करेगा, कैसे जोड़ने पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करेगा। यदि इतना ये आपने तैयार कर लिया तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आपका पूरा 8 नंबर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से खंड का और खंड खा, ठीक है, खंड का से ये 35 नंबर और खंड
ख से ये 35 नंबर। इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। यदि इस तरीके से आपने तैयार किया तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। चलिए तो पढ़ते रहिए। हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलते हैं इसी स्ट्रेटजी के साथ। ये फिजिक्स वाला हो गया, इसी के बाद आगे देखते हैं केमिस्ट्री वाला पूरा कंप्लीट। इसी प्रकार से कितने प्रश्न आते हैं, कैसे चैप्टर वाइज कितना पढ़ना है। केमिस्ट्री में तो नंबर लेना बहुत ही आसान है ना। तो उसमें जो है फिक्स रहता कि यही चीज़ें ही आने वाली हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।